दोस्तों कई सारे न्यूज़ अपडेट्स और नई नई खबरें निकल करके आ रही हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो आज सोचा कि इसी के ऊपर एक वीडियो करी जाए। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट की ओर चलते हैं और बात करते हैं निक वॉकर। हाँ, ये एक बहुत अभी नाम चल रहा है और काफ़ी फेमस हो रहा है लोगों के बीच, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी हाल ही में ख़त्म हुई है ब्लेसिंग के साथ में, ब्लेसिंग ओबेडीबू। और अब वो कंट्रोवर्सी तो ये नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक कोल्ड वॉर तो इनमें चली रही है। निक के अभी 12 वीक्स पहले का एक अपडेट आया था जिसमें कि उन्होंने अपनी फिजिक दिखाई है। एंड इससे पहले जो भी इनकी फिजिक अपडेट्स आ रहे थे सारी जगह पर, पता लग रहा था कि इनका साइज़ लेवल कितना ज़्यादा है। साइज़ एक्सट्रीम कैरी करते हैं अपने बाइसेप्स में। कई बार ये बात उठी कि शायद इनके पास इन्होंने फोटोशॉप कराई हुई होगी, बट ऐसा कह पाना सही में मुश्किल है, क्योंकि हमने जब इनको स्टेज पे देखा था ना शिकागो प्रो में खेलते हुए, प्रो डेब्यू के दौरान, तो इनका साइज़ जेन्युइन लग रहा था। अब वहाँ पे तो कोई फोटोशॉप कर ही नहीं सकता, तो इसी वजह से चांसेस पूरे हैं कि ये फ़ोटोज़ अनटच्ड हैं और वो पता लग जाता है एक्चुअली में। जैसे अभी एक फ़ोटो बहुत सर्कुलेट हो रही थी, तो वो चीज़ें दिख जाती हैं। फिलहाल 12 हफ्ते से भी कम पड़े हैं अब न्यूयॉर्क प्रो आने में, जो कि इनका सेकंड शो बनेगा, लेकिन ब्लेसिंग भी उस वाले शो में खेलेंगे। अब ध्यान दे दोस्तों, वो एक हफ्ते पहले होने वाले इंडी प्रो के अंदर अपना प्रो डेब्यू कर लेंगे, तो इसका मतलब ये जो न्यूयॉर्क प्रो होगा ना, इसमें ब्लेसिंग और निक वॉकर ये दोनों का सेकंड प्रो शो होगा, जिसमें कि आमने सामने दोनों खड़े हुए हमें दिखेंगे। इससे पहले एक्चुअली ब्लेसिंग ने अपना प्रो डेब्यू करने की कोशिश करी थी पिछले साल, लेकिन तभी लग गया था लॉकडाउन और कर नहीं पाए। लेकिन अभी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स इन्होंने अपनी फिजिक में कर लिए हैं फिलहाल। और अब क्योंकि ये काम कर रहे हैं चैट निकोल्स के साथ में, तो हो सकता है काफ़ी अच्छे खतरनाक वाले इंप्रूवमेंट्स हम इनसे एक्सपेक्ट करें। हाल ही में ब्लेसिंग ने अपनी एक फ़ोटो डाली है दोस्तों, जिसमें कि लिखा है इन्होंने 10 वीक्स आउट फ्रॉम इंडी प्रो, और अभी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कंडीशन तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे आ जाएंगे स्टेज पे, वो कोई इशू नहीं होने वाला इनके साथ में। साइज़ का हाँ एक इशू ऐसा है, और एक अभी देखो कंप्लीट ये ज़्यादा दिखने लग गए हैं पिछले साल से, लेकिन फिर भी जब स्टेज पर आएंगे, पोज करेंगे, साथ में खड़े होंगे निक वॉकर के, निक है साइज़ में ज़्यादा बड़े, ज़्यादा राउंडेड। अगेन ब्लेसिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मसल शेप उनके पास ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वहीं निक फ्रीकी है, ज़्यादा कंप्लीट है, और ऑलरेडी शिकागो प्रो में कम्पीट कर चुके हैं, जहाँ पर कि 4th प्लेसिंग लेकर आए थे। ऐसे लाइनअप में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा स्टैग्ड सब लोग थे, बहुत ही टफ कॉल थी कौन फर्स्ट आएगा, तो बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव एक कॉम्पिटिशन में प्रो डेब्यू करा था निक वॉकर ने, और 4th प्लेसिंग लाए थे। तो अभी देखो न्यूयॉर्क प्रो अभी बहुत बड़ा कंपटीशन है, कई सारे और भी एथलीट्स आएंगे। हम लोग इन दोनों को ही सिर्फ देख करके बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या पता अकीम विलियम्स आ जाए, या फिर जस्टिन रॉड्रिग्यूज आ जाए, या फिर ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हुए हैं भाई, ये तो कहीं से भी आ जाएं, क्योंकि ये बहुत आते हैं। तो यहाँ पर अभी कंपटीशन अभी बनेगा, अभी लाइनअप बनेगा, तो और अच्छे से पता लगेगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये था अपडेट पहला, इन दोनों की बीच की कंट्रोवर्सी और ब्लेसिंग की ये रीसेंट फोटो। दूसरा अपडेट आता है दोस्तों डोमिनिकन डोमिनेटर की तरफ, यानी विक्टर मार्टिनेज की तरफ से। 47 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी फिजिक अगर आप देखोगे पता लगेगा। मास भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता ऑल टाइम बेस्ट पर लगेंगे, क्योंकि अब वो वाला टाइम इनका चला गया, बिकॉज लेग्स काफ़ी डाउन लगते हैं, लेकिन स्टिल हम देख सकते हैं कि कंडीशनिंग विद साइज़ इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लगता है कि आने वाले टाइम में शायद पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूयॉर्क प्रो में भी हमें खेलते हुए दिखे। उससे एक हफ्ते पहले होने वाला है दोस्तों इंडी प्रो, और इंडी प्रो 7 तारीख के आसपास है, मई में, तो उसमें भी कम्पीट कर सकते हैं मे बी उसके बाद, क्योंकि यार लाइन एकदम बहुत सारी लगेगी शोज़ के होने की, तो दबा करके शोज़ होने वाले हैं। किसी भी शो में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ज़रूर खेलते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज अभी इतना अच्छा साइज़ मेंटेन करके रखने का कोई सेंस नहीं है अगर ये कम्पीट ना करें तो विक्टर का जो ग्राफ है उतना स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली नहीं है जो डेक्स्टर जैक्सन का रहा है, और इसीलिए बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहता कि इतनी ज़्यादा एज में ये है अब दूसरे कॉम्पिटिटर जो कि कम्पीट करते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे प्लेसिंग्स में, और अब वाले ईयर्स में तो और भी ज़्यादा डाउन परफॉर्म करते जा रहे हैं। लेकिन स्टिल एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर कोई छोटा मोटा प्रो शो चुन ले, और ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन भी अचीव कर सकते हैं। तो प्रो शो अगर बड़ा खेलने के चक्कर में रहे तो शायद मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोज चांसेस देते हैं एक एवरेज बॉडी बिल्डर को जो कि क्वालिफिकेशन ले जाए ओलंपिया के लिए। तो देखते हैं कौन से शो में खेलते हैं। फिलहाल इसके बाद जो तीसरा अपडेट निकल करके आता है दोस्तों, वो आता है आर्नोल्ड यूके को लेकर के। तो आर्नोल्ड यूके जो है उसकी डेट अभी निकल करके आ चुकी है, 1 से 3 अक्टूबर के बीच में होने वाला है इस साल। बर्मिंघम में होगा ये, यूके के अंदर पहला आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, जो कि ऑब्वियसली हमें मालूम ही अब तक के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडी हॉल इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। एक्चुअली वो प्रमोटर है इस शो के, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ में कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है, बॉडी बिल्डिंग इवेंट इसके अंदर होने वाला है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इसमें होने वाला है, और सब बड़े बड़े इवेंट्स हमें होते हुए दिखाई देंगे। सारे बड़े बड़े लेजेंड्स को ये लोग बुला रहे हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली एडी हॉल और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम तो है ही, लेकिन हुसैन बोल्ट को उन्होंने बुलाया, फ्लेक्स व्हीलर को बुला लिया, सब कुछ एकदम फिक्स हो गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता
कि ये किस फेडरेशन के अंडर आएगा, यानी कि इसको IFBB जो एक्चुअल फेडरेशन है वो इसके साथ में जुड़ेगी, या फिर जो NPC प्रो लीग है जिसको जिम मैनियन कंट्रोल करते हैं वो इसके साथ जुड़ेगी। तो इतना तामझाम इतना सब चीज़ें कर ली है, लेकिन यही नहीं बताया कि फेडरेशन कौन सी होने वाली है। थोड़ा सा तो बता देते, लेकिन अब यही है कि स्पेकुलेशंस होने लग गई है। जो NPC प्रो लीग है यानी कि जिम मैनियन के अंडर आती है, जहाँ से मिस्टर ओलंपिया सब जुड़ा हुआ है, वो लोग चाहेंगे कि डेफिनेटली ये वाला शो उनके अंडर आए। मतलब फैंस तो ये चाहेंगे कि मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई ये वाला शो करवा दे। लेकिन वहीं आते दूसरी फेडरेशन यानी रेफेल सेंटोजा वाली, जो कि चाहेंगे कि उनके साथ में जुड़े। अब ये डिपेंड करेगा, आने वाला टाइम बताएगा किस तरफ पे शो जाता है। बाकी स्पेकुलेशंस यही है कि ज़्यादा करके ये शो आएगा जिम मैनियन के अंडर। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है फ्लेक्स लुइस से रिलेटेड। फ्लेक्स लुइस ने अभी ये काफ़ी धूम मचा रखी है, क्योंकि वो आ गए हैं नए जिम के साथ में, लास वेगास में माइग्रेट कर गए हैं। जो उनका जिम अभी तक फ्लोरिडा में हुआ करता था यानी कि ड्रैगन स्लेयर, और यहाँ पर उन्होंने सब लोगों के लिए ओपन कर दिया है। और फ्लेक्स की भी ये बात है कि वो अपने साथ साथ कई सारे एथलीट्स को अपने साथ रखते हैं, यानी कि हसन मुस्तफ़ा आने वाले हैं, जॉन डेलारोसा आने वाले हैं, कमाल अल गार्गनी आते हैं प्रेप करने के लिए, और इस वक्त पे आने वाले रेफेल ब्रांडियो। तो रेफेल ब्रांडियो ने बोला कि अब वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सब लोग एक्चुअली दोस्तों मार्च में आने वाले इनके पास में, और रेफेल ब्रांडियो का इस बार एम है 4 किलो मसल्स अपने ऊपर ऐड करना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो फ्लेक्स कर रहे हैं, और अभी मैं किसी और ऐसे एथलीट को करते हुए नहीं देख रहा जो कि खुद एक एथलीट है और दूसरे एथलीट्स को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, जो अभी अपने करियर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हसन, राफेल, ये लोग आगे जाने वाला, ये लोग सब फ्यूचर ही हैं। और फ्लेक्स का काम है सबको अपने साथ में रखना। इनफैक्ट नील हिल को भी लेकर के आ गए, जो उनके कोच हैं, वो भी अब उनके साथ यहीं लास वेगास रहेंगे। अपने डॉक्टर्स तक को उठा करके ले आए यहाँ पर। सारी टीम उनकी एक साथ चलती है। इससे पता लगता है कि उनका एक कितना इम्पैक्ट है अपने सब दूसरे लोगों पर। सब लोग उनकी बात मानते हैं, जहाँ से बुलाते हैं वहाँ पर आके उनके साथ में रहते हैं। और इसी चीज़ के लिए फ्लेक्स काफ़ी जाने जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं लगे रहते, वो और भी चीज़ों के ऊपर बिजनेस, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड वो काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। तो इस बार उनका तो एम ये है कि उनको दोबारा से ओलंपिया में क्वालिफिकेशन चाहिए सबसे पहले, और वो compete करना चाहते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर प्रॉब्लम हो गई थी उनके शोल्डर्स में और कई जगह पर कई सारे बॉडी पार्ट्स में, जिसके चलते उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी करवाई थी दिसंबर में, और उनको उसके लिए काफ़ी मसल्स लूज़ करनी पड़ गई थी। तो फ्लेक्स वापस आ चुके हैं दोस्तों ट्रेनिंग के लिए, और 4 हफ्ते उनको हो गए हैं इस वाले नए वाले जिम में अपनी ट्रेन करेंगे और दोबारा से उस मसल मास को बिल्ड करेंगे। एक तरह से वो कह रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूँ दोबारा से वही वाली बॉडी बिल्डिंग, वही वाला साइज़ अचीव करने के लिए, क्योंकि इस साल भी उनको वही वाला सेम एम है कि ओलंपिया में कम्पीट करना है। पर पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या उनको इस बार इन्विटेशन मिलेगा। मैं बोलूँगा चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि पिछली बार जब दिया था तो वो आ नहीं पाए, उनके पास एक जेन्युइन रीज़न था। इस बार भी फ्लेक्स को चांस मिल सकता है, ये क्वालिफिकेशन के लिए उनको इनविटेशन मिल सकता है। और इसीलिए क्योंकि वो एक सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा नाम है, वो 7 टाइम 212 ओलंपिया। इस पर कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनको ओलंपिया ओपन क्लास के लिए मिलना चाहिए, बिकॉज वो 212 में खेलते हैं ना कि ओपन में। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ उतनी गलत नहीं है, बिकॉज वो 7 टाइम रह चुके हैं, और वो भी पहले भी बिग बॉडी बिल्डिंग की डिवीज़न ही थी। बाकी डिपेंड करता है, आप लोग बताओ, आपके मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या ये लोग सही करेंगे अगर फ्लेक्स को इस साल भी इनविटेशन देते हैं तो। अगली न्यूज़ आते हैं दोस्तों शॉन रोडन से रिलेटेड। अभी फ्लेक्स के बारे में तो मैंने पूछा ही आपसे कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन शॉन की कहानी बिल्कुल उल्टी नज़र आती है। उनको IFBB कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रही है कि उनको इन्वाइट किसी तरह से ना भेजे, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्जेस चल रहे हैं, और वो केस अभी भी चल ही रहा है। क्या मालूम कब तक चलता रहेगा, लेकिन शॉन तो अभी भी हर साल की तरह बोल रहे हैं कि वो कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो अपने करियर में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इस पॉइंट पे। हाँ, 46 साल की उम्र में वो कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा वेट अभी लिफ्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली वो बता रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग और ट्रेनिंग में जो फ़र्क है वो अब उनको समझ में आने लग गया। अब वो क्योंकि ट्रेनिंग नहीं कर रहे पर्टिकुलर उस तरीके से जो एक बॉडी बिल्डर करता है, अब वो वेट को लिफ्ट करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली हम देखते हैं उनको कि वो शोल्डर प्रेस लगा लेते हैं लगभग 150 किलो के आसपास, काफ़ी हैवी वो डेड लिफ्ट्स कर लेते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट्स विद लो रेप्स वो कर रहे हैं, ना कि ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन दे रहे हैं जैसे एक बॉडी बिल्डर करता है, स्लो रेप्स और ज़्यादा रेप्स लगाने वाली ट्रेनिंग। अभी शॉन का एम ये है कि वो और अच्छी थिक मसल्स बिल्ड करे, बिकॉज हमें पता है उनकी बैक बहुत वीक है। हो सकता है उन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छी अपनी बैक डेवलप कर ली हो, क्योंकि 2-3 साल उनको हो गए हैं, लेकिन स्टिल यार 46 साल की एज में इतना कर रहे हैं। इंजरी के चांसेस देखो बढ़ सकते हैं इससे, हो सकता है वो अपने आप को खुद को परेशान या मुसीबत में डाल दे, इंजर्ड हो जाएं, जो कि डेफिनेटली कोई नहीं चाहता। लेकिन सबसे पहले यही चाहते हैं कि वो उनको चांस मिले यार ओलंपिया में खेलने का, जिसके ऊपर मैं हमेशा से एक बिल्कुल रॉन्ग मानता हूँ कि इनकी ये जो तरीका, ये जो पॉलिसी है गलत है। उनको खेलने दे, अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनकी प्लेसिंग, उनकी प्राइज़ मनी सब कुछ छीन करके सेकंड वाले को दे दो,
लेकिन उनको खेलने दो, उनका इस तरीके से करियर मत ख़राब करो। अभी चार्जेस प्रूव नहीं हो, लेकिन अगेन वो गिल्टी है अनटिल प्रूवन इनोसेंट, ऐसा लगता है। और आई थिंक यही एक जो सोच है अभी फेडरेशन के पास में, जो IFBB प्रो लीग साथ रख के चल रही है, तो नहीं खेलने दे रही उन्हें। फिलहाल शॉन ने फिल की फिजिक पे कमेंट किया, क्योंकि वो इस साल उतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने पिछले साल यानी कि फिल ही तो उतने अच्छे नहीं थे जो उनको होना चाहिए था। शॉन ने बताया वो स्मॉल थे, कई सारे उनमें कमियां थी, हालांकि वो कंडीशन थे, बट उनके अंदर वो पॉप नहीं था, वो एक 3Dनेस नहीं थी। उन्होंने कहा फिल को रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब कुछ प्रूफ करने के लिए बचा नहीं है। और एक्चुअली उनके पास जो 7 सैंडोज है, ये बात वो बोल सकते हैं, और कितने लोग हैं दुनिया में जो ये बात बोल सकते हैं उनके अलावा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिल अब चाहें तो रिटायर हो सकते हैं, लेकिन चांसेस यार अगेन यही बन रहे हैं कि फिल ही इस साल भी अपना 8th टाइटल तीसरी बार क्लेम करने के लिए उतरेंगे ओलंपिया में। इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हैनी रम्बॉट इस चीज़ की और इशारा कर रहे हैं। फिल हीथ और हैनी अगेन यही चीज़ चाहते हैं कि अगर वो बिल्कुल तैयार हैं तभी वो स्टेज पे स्टेप इन करे, बिकॉज वो टाइटल चेस करने के लिए खेल रहे हैं, वो प्लेसिंग्स लाने के लिए नहीं खेल सकते, क्योंकि वो पहले ही इतनी बार इस चीज़ को कर चुके हैं, तो इतनी बार इस टाइटल को जीत चुके हैं, तो इसीलिए वो चाहेंगे तभी आना जब वो पूरे तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन हैनी ने ये बात क्लियर कर दी कि फिल ही जो है वो ओलंपिया के टाइटल्स को ही चेस करेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे, या फिर वो रिटायरमेंट अगर नहीं करनी होगी तो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो चांसेस हैं फिल ही इस साल भी हमें दिखाई दें। अगेन स्पेकुलेशंस हैं, और अभी किसी भी बात पे बिलीव करना मुश्किल है, बट शॉन रोडन इस साल भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं ओलंपिया में खेलने के लिए, जैसे कि पिछले 2 सालों से बैठे हैं। और फ्लेक्स को इनविटेशन मुझे पूरे उम्मीद है दे देंगे ये लोग, लेकिन शॉन को इस बार फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं, आने वाला टाइम बताएगा। इसके बाद दोस्तों अब अगर अगले अपडेट की ओर चला जाए तो आता है डेव पुलम्बो से रिलेटेड। तो डेव पुलम्बो एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे अपने टाइम के बॉडी बिल्डर रह चुके हैं जो कि कभी भी प्रो नहीं बन पाए। लगभग 300 LBS के ऊपर कम्पीट करते थे, काफ़ी बड़ा गट था जिसके ऊपर पुलम्बोइज्म एक बीमारी का नाम पड़ा था, बड़े पेट वालों को बोला जाता था बॉडी बिल्डर्स को। तो डेव पुलम्बो फिलहाल जो है डायग्नोस किए गए हैं, पाए गए हैं कि उनको कैंसर हो गया है, जो कि उनके थायराइड ग्लैंड में है, और ये डिटेक्ट हो गया। एक्चुअली खुद डेव पुलम्बो ने डिटेक्ट करा, सेल्फ असेसमेंट करके अपने टेस्ट रिपोर्ट्स को जब वो पढ़ रहे थे, और उन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है उनके थायराइड फंक्शन में, तो उससे पता लगा कि उनको कैंसर हो गया, जिसके चलते उनकी मदर की डेथ हुई थी और परिवार में कई सारे लोग चले गए। लेकिन फिलहाल वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर पकड़ लिया गया है। लगभग अभी 10 मिलीमीटर का है उनका जो नोड्यूल है, जो कि वो जगह जहाँ पर कि कैंसर पनप रहा है, तो वो बहुत ही छोटा है और बिल्कुल ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। फिलहाल डेव पुलम्बो को कवर करने का रीज़न एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़े जीनियस और एक कोच माने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, जो कि कई कितने ही सालों से, लगभग आप मान के चलो 1 दशक हो गया, और वो 10 साल यानी इससे ऊपर हो गए, और वो लगातार बॉडी बिल्डिंग के ऊपर नॉलेज देते आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो फटाफट से ठीक हो जाएँ। डायग्नोस जो किए गए हैं थायराइड कैंसर से, वो कैंसर उनका ऑपरेट करके सर्जरी के बाद में हटा दिया जाए और जल्दी से वो हील हो जाए। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि कैंसर होना कभी भी एक नॉर्मल, क्या मतलब एक डरा देने वाली चीज़ मानी जाती है। इसके बाद अगली न्यूज़, कियान पियर्सन। कियान और निक की दोस्तों मैंने बताया कि लगभग एक जैसी कहानी मानी जाती है। दोनों पागल नज़र आते हैं अगर साइज़ ग्रोथ की बात करी जाए, एकदम बड़ा होना चाहते हैं, और ये चीज़ सच में एक एडवेंचर डाल देती है इस स्पोर्ट के अंदर, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। और सच बात बताऊँ, इतना ज़्यादा ये जो ये लोग डेडिकेटेड है ना बॉडी बिल्डिंग के अंदर, ये वापस से एक एनर्जी पैदा कर रहा है कि इसी तरह से एथलीट्स को होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। हालांकि कभी कभार ये चीज़ ज़्यादा घातक भी साबित हो जाती है, ये दूसरे नज़रिए से देखने का इसका तरीका है। लेकिन फिलहाल कियान जो है वो इनक्रेडिबल ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम से फूल करके गुब्बारा हो गए हैं। मतलब लग रहा है कितना ज़्यादा साइज़ उन्होंने ऐड कर लिया है। उन्होंने पिछले साल इशारा किया था कि ऑन 3.0 लेकर के आएंगे, और इस साल कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोथ इतनी अच्छी लग रही है, लग रहा है मानो ये सीधा मेंस ओपन डेब्यू ही अपना करेंगे। देखो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बात पिछली बार बोली गई थी और जो अभी होते हुए दिख रहा है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इशारा कर रही हैं। क्योंकि कियान इतने रेडी थे, पिछले साल भी आराम से खेल सकते थे, और कोई बड़ी बात नहीं अगर इस डिवीज़न को जीत लेते, मिस्टर ओलंपिया बन जाते 212 में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे हिसाब से उनके प्लान्स और ज़्यादा बड़े होने पे ही हैं। अभी टाइम भी अच्छा है, पूरा साल पड़ा है, कर सकते हैं, किसी आने वाले शो को पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या वो इतनी तेज़ी से अगर बढ़ना चाहते हैं, ऐसे में वो क्वालिटी मसल्स पुट ऑन कर पाएंगे, जो डिटेलिंग, जो रिफाइनमेंट चाहिए बॉडी के अंदर? क्योंकि ये चीज़ें उल्टा है, अगर आपको क्वालिटी मसल्स पुट करने तो सालों साल लग जाते हैं क्या उनके साथ। लेकिन एक अजीब चीज़ यहाँ पर ये भी देखी जाती है दूसरी तरफ कि वो ये चीज़ भी कर लेते हैं, और ये इनक्रेडिबल जेनेटिक्स की पहचान है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जेनेटिक्स कितने मर्जी अच्छे हो, एक पॉइंट आता है जब आप उतनी फर्दर डिटेल्स नहीं ला पाते अपनी मसल्स में। साइज़ ज़रूर ऐड होता है लेकिन डिटेल्स नहीं। तो क्या वो पॉइंट कियान को इस साल लग सकता है जो जहाँ पे उनको थोड़ा रुक के स्लो ग्रोथ करनी चाहिए, या फिर अभी भी वो जा सकते हैं? ये तो करके ही पता लगेगा, और वो कर रहे हैं। तो इसलिए यार एटलीस्ट मैं तो ये चाहूँगा कि कियान किसी बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करे ओपन क्लास में।
आप लोग बताओ क्या डिवीज़न कौन सी अच्छी रहेगी, 212 में खेलते रहना चाहिए था उन्हें या मेंस ओपन में आ जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद अगर चला जाए तो लास्ट न्यूज़ आती है हार्डी शुपन से रिलेटेड। हार्डी की एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देने के बाद ये माना जा रहा है कि इस साल क्या वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। देखो यार, ये बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ एक दिन का टाइम डिफरेंस था। अगर एक दिन पहले हार्डी शुपन आ गए होते ना तो वो ओलंपिया में सेकंड प्लेसिंग लेकर के आ गए होते। वो बहुत ही लेट आए थे, मतलब ट्यूसडे नाइट को पहुंचे थे, जहां वहां पर फ्राइडे को शुरू हो जाता है शो, यानी सिर्फ 2 दिन पहले। साथ ही साथ वो पानी इतना ज़्यादा होल्ड कर रहे थे, लगभग हमें पता ही है 20-25 पाउंड्स पानी का वेट था, जिसके चलते जब उनको डायरेटिक्स दिए गए तो वो स्टेज पे क्रैम्प खा रहे थे। तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो फिर भी मैनेज करने में कामयाब रहे और 4th प्लेसिंग लेकर के आए ओवरऑल। अभी हैनी रम्बॉट से सवाल पूछा गया एक रिसेंट इंटरव्यू में कि क्या हार्डी शुपन बन सकते हैं मिस्टर ओलंपिया, तो अभी वो अनक्लियर है इस चीज़ के ऊपर। वो खुद कह रहे हैं कि उनको अभी कई सारे अपने फ्लॉस पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि उनकी बैक जो कि पॉप नहीं करती जब वो बैक डबल हिट करते हैं, उनके शोल्डर्स, उनकी चेस्ट के अंदर फुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हार्डी शुपन जो बहुत हैवी ट्रेनिंग करने में बिलीव रखते हैं, और हैनी रम्बॉट का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि हार्डी शुपन ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन वाली ट्रेनिंग करे, जिसमें कि ज़्यादा रेपिटेशंस हो और कंटिन्यूसली मसल्स को आप वॉल्यूम वाली ट्रेनिंग से पुश करते रहो, पॉप करते रहो, जिससे कि ब्लड ज़्यादा जाए और 3Dनेस पैदा हो। सारी बातों से कुल मिलाकर के एक बात FST7 करने को वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हार्डी को थोड़ा वेट कम करना चाहिए और ज़्यादा रेपिटेशंस पे फोकस करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, तभी राउंडनेस आती है और वही जिताती है शोज़ को, जो कि एक अपने आप में बिल्कुल सही बात है। हैनी का ये कहना है कि हार्डी शुपन इस साल वो चाहेंगे कि जल्दी आ जाएं, और पिछले साल भी यही चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में वो थे। लगभग आप मान के चलो कि हार्डी शुपन को 1 महीना हो गया था अपना घर छोड़े हुए जब वो ओलंपिया में कम्पीट करने आए। मतलब तब से वो लगातार कभी दुबई कभी टर्की अलग अलग जगहों पे जा रहे थे वीज़ा के लिए अप्लाई करने को। बार बार डाइट मिस हो रही थी उनकी, एयरपोर्ट पे उनको सोना पड़ रहा था, कहीं खाना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैसे आप इतना ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर का मील है हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं हो सकता। और हार्डी ने कितनी जगह पर अपनी इतनी मुश्किल से अपने मील्स को मैनेज करा, उनको भूखा रहना पड़ता था या कहीं कहीं पे उनको चीट करना पड़ता था जब हैनी रम्बॉट उनको कहते थे। तो बिकॉज खाने की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, और ऐसे में फिर वो आए इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद। इस साल भी वो चीज़ें पॉसिबल हैं कि फिर से सारी चीज़ें हो जाएं उनके साथ। तो ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ थी जो पिछले साल हार्डी ने फेस करी। तो जैसे हैनी के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने भी ठीक से जवाब नहीं दिया कि हार्डी शुपन मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं कि नहीं। एक रीज़न ये कि अभी सामने बिग रैमी खड़े हुए हैं, ऑलरेडी हमें मालूम है कि वो ज़्यादा एडवांस एथलीट हैं। लेकिन इससे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी फिल हीथ के पूरे चांस है कि इस साल भी वो ओलंपिया में कम्पीट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है। हैनी रम्बॉट हमेशा ये चाहेंगे कि फिल हीथ मिस्टर ओलंपिया बने। उनकी प्रेफरेंस जो है ना, एक जो आप कह लो पार्शियलिटी, वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है और होगी ज़रूर। तो अगेन इसलिए भी वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे। ये कड़वा सच है, लेकिन ये बात हम सब लोग अच्छे से अब समझते हैं। लेकिन फिर भी यार, हार्डी शुपन इस तरीके के एथलीट है कि वो अभी स्टार्ट हुए हैं, फिल हीथ नीचे जाते जा रहे हैं, हार्डी लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हार्डी के आगे आप ये समझो कि पिछले साल भी उन्होंने सेकंड प्लेसिंग हासिल कर ली थी, नहीं तो वो पहले आ जाते तो वही था कंप्लीट सेकंड, विदाउट एनी डाउट वो सेकंड आते। इस बार मुझे लगता है सही टाइम पे आएंगे, सेकंड प्लेसिंग उनकी पक्की होनी चाहिए। ब्रैंडन करी, फिल हीथ या कोई भी साथ में खड़ा उन सबको हरा सकते हैं। बिग रैमी हाँ एक वहाँ उनसे ऊपर के अभी एथलीट हैं। तो आप लोग बताओ, आपको लगता है कि हार्डी फ्यूचर हो सकते हैं बॉडी बिल्डिंग का और मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं वो? और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि उनको अभी अपने फ्लॉस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि बिग रैमी के आगे उनका कोई चांस है, या फिर रैमी अभी बनेंगे लगातार? आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताना मुझे। बस दोस्तों यही है सारे के सारे अपडेट्स, और नई वीडियो बनाऊंगा मैं एक और जल्दी से, उसमें फिर हम बात करेंगे कि क्यों बॉडी बिल्डर्स एकदम से ग्रो कर जाते हैं एक ही साल के अंदर। और बस मिलते हैं दोस्तों उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।